जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का एक और मॉक टेस्ट। 20 प्रश्न आने हैं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊं। तो आज मैंने 25 क्वेश्चन और प्लस स्पोर्ट के क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं एसएससी जीडी का एक और मॉक टेस्ट। इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी एक प्ले बना दी गई है, आप उनको जाके देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहा गया है? सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? दोस्तों सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, राजनीतिक अधिकार है सार्वजनिक पद का अधिकार, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विदेश जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? दोस्तों ये हमें बताना है कि विदेश जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए जो व्यक्तियों का नामांकन तैयार होता है वो कौन तैयार करता है? तो इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष तैयार करता है। याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे आपके जीबी मावलंकर। याद रखना गणेश वासुदेवन मावलंकर ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और इन्हें ही लोकसभा का जनक कहा जाता है। लोकसभा का जनक कौन है? जीबी मावलंकर। याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, जो राष्ट्रपति है ये देश का प्रथम नागरिक है और भारत का राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के क्राउन से की जाती है। जैसे संवैधानिक अधिकार ब्रिटेन के राजा या रानी के पास है, वैसे ही संवैधानिक अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होते हैं। और हमारी संसद का अभिन्न हिस्सा है राष्ट्रपति। हमारी संसद के 3 भाग हैं, मतलब अंग हैं। आर्टिकल 79 में ऐसा कहा गया कि इसमें लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। तो 3 भाग आप याद रखना 79 के तहत, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विदेश में जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडलों की जो सूची है वो कौन तैयार करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन वह संसद में संबोधन दे सकता है, और वो कौन होता है? वो होता है आपका भारत का अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 में जो आपका अटॉर्नी जनरल है इसकी नियुक्ति का प्रावधान है, और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। याद रखना नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और मंत्रिपरिषद की सलाह इसमें ली जाती है। अब अगर आपसे पूछे कि अटॉर्नी जनरल का काम क्या है? दोस्तों अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधिक अधिकारी है। फर्स्ट लॉ जो एम्प्लॉय है वो है आपका प्रथम विधिक अधिकारी, और इसका काम है कि भारत सरकार के जो भी मतलब केस हैं उनको लड़ना, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा ये। और ये केवल सिविल जो केस होते हैं उन्हीं में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, क्रिमिनल केस में नहीं करेगा। आपराधिक मामलों में भारत सरकार का ये प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, याद रखना। और ये जो है जो हमारा अटॉर्नी जनरल है ये भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। भारत के किसी भी आइदर कोर्ट में ये सुनवाई कर सकता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में अटॉर्नी जनरल का पद कहाँ से आया? अटॉर्नी जनरल का पद हमने कहाँ से लिया? तो याद रखना ब्रिटेन के संविधान से लिया है हमने। भारत में महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से लिया गया, और भारत में पहले महान्यायवादी कौन थे? फर्स्ट अटॉर्नी जनरल वो थे MC सीतलवाड़। भारत में पहले अटॉर्नी जनरल थे MC सीतलवाड़। 1950 से 1963 तक ये रहे थे, लगभग 13 साल तक इन्होंने अपनी सेवा दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारे ध्वज के मध्य स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? दोस्तों जो हमारा अशोक चक्र है हमारे तिरंगे में, इसको धर्म चक्र भी कहा गया, तो इसका रंग कैसा है? तो इसका रंग है दोस्तों गहरा नीला। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, गहरा नीला। दोस्तों मैं बात करूं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, तो आप याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये कब स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका जो वास्तुकार है, मतलब जो डिजाइन तैयार करने वाला व्यक्ति है वो है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने वर्तमान
जो हमारा तिरंगा है इसका डिज़ाइन तैयार किया था। दोस्तों तिरंगा के बारे में एक बिंदु और याद रखना कि इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, याद रखिएगा 3:2। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय ध्वज संहिता कब लागू की गई, दोस्तों जो भारत में ध्वज संहिता है ये लागू की गई थी 26 जनवरी सन 2002 को, याद रखिएगा 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता लागू की गई थी। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं? दोस्तों भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या है आपकी 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। दोस्तों क्षेत्रीय परिषद जो है ये किस आधार पर बनती हैं? तो क्षेत्रीय परिषद जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की एक धारा है और उस धारा का नाम है 15, सेक्शन 15। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा या सेक्शन 15 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति होती है या उसका गठन होता है। और कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। याद रखना क्षेत्रीय परिषदों का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रीय जो भारत में क्षेत्रीय परिषद हैं इनका अध्यक्ष कौन होगा? तो या तो गृह मंत्री होगा या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई केंद्रीय मंत्री जो क्षेत्रीय परिषद है इनका अध्यक्ष होता है। तो याद रखिएगा कौन नियुक्त करता है क्षेत्रीय परिषद को? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होती हैं और इनका जो अध्यक्ष होगा या तो गृह मंत्री भारत का या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई केंद्रीय मंत्री हो सकता है। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जिसके समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? वो थे आपके बीबी गिरी। बीबी गिरी याद रखिएगा इनके बारे में। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो यहाँ पे लिखे गए नीलम संजीव रेड्डी, दोस्तों ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और साथ साथ नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध, इनके अपोज में कोई नहीं था। याद रखना निर्विरोध चुना जाने वाला राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है KR नारायणन, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे KR नारायणन। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है? KR नारायणन, याद रखिएगा। और अभी के लिए भारत में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के इतिहास में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। क्लियर। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ज्ञानी जेल सिंह। दोस्तों भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जेल सिंह। और इन्होंने सबसे पहले पॉकेट वीटो का इस्तेमाल भी किया था, ज्ञानी जेल सिंह, ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? दूसरे चरण की मतगणना ये बीबी गिरी के काल में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता? दोस्तों हम बात करें टेलीफोन, रक्षा, डाक, ये सब संघ सूची के विषय हैं, लेकिन लोक स्वास्थ्य ही समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों हम बात करें संघ सूची, तो संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? देखो मूलतः 97 थे, लेकिन आज के समय संघ सूची में 100 विषय दिए गए हैं। दोस्तों हमारे संविधान में एक 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? इसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। इन 3 सूचियों का विभाजन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया। संघ सूची में जो विषय हैं वो 100 हैं। राज्य सूची में जो विषय हैं वो कितने हैं आपके आज के टाइम में? तो राज्य सूची में विषय हैं आपके 61 और समवर्ती सूची में है आपके 52 विषय। याद रखिएगा ये वर्तमान में इतने विषय हैं। और समवर्ती सूची की अवधारणा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लोक स्वास्थ्य है, ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग हो या जो संघ लोक सेवा आयोग हो, इसके सदस्यों का कार्यकाल देखें तो 6 साल का होता है, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु में अंतर होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो वो होता है। जबकि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 65 वर्ष और कार्यकाल 6 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो वो होता है। याद रखिएगा राज्य लोक सेवा आयोग 6 वर्ष या 62 वर्ष और संघ लोक सेवा आयोग जवाब होगा आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है दोस्तों आर्टिकल 315 में उल्लेख है संघ लोक सेवा आयोग का, याद रखिएगा। और संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्र के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसमें है पील कमीशन की सिफारिशों के बाद
भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना हो गया था। तो पील कमीशन जो था, इसके सिफारिश के बाद जो भारतीय सैनिक थे और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था, वो था आपका 2:1। 2:1 याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था कहा है। तो कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था किसने कहा था। दोस्तों बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था कहा गया। दोस्तों आपने लाल बाल पाल का नाम सुना होगा, 3 तिकड़ी है लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल में जो 3 व्यक्ति हैं, लाल से लाला लाजपत राय थे, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पॉल। याद रखिएगा लाल बाल पाल में ही तीनों व्यक्ति शामिल हैं। यहाँ पे लिखा गया आपका बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों तिलक ने 1916 में, अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। पुणे में इन्होंने मुख्यालय बनाया था। याद रखिएगा होम रूल लीग स्टार्ट की थी तिलक ने 1916 में, और इनका मुख्यालय कहाँ पर था, पुणे में। दोस्तों तिलक जो हैं ये पहले क्रांतिकारी हैं जिन्हें पत्रकारिता के चलते जेल हुई थी, और तिलक के 2 समाचार पत्र हैं, एक केसरी और एक मराठी। मराठी जो है ये अंग्रेजी भाषा का है, और जो केसरी है वो आपका मराठी भाषा का है। केसरी कौन सी भाषा में, मराठी भाषा में। दोस्तों तिलक की एक किताब याद रखिएगा, गीता रहस्य है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, आपसे पूछी जाए कभी कि गीता रहस्य क्या है, तो तिलक की किताब है। और एक और किताब है जो आर्यों की उत्पत्ति के बारे में है, वो है द ओरियन। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए, किस तरह से बसे, उस सब के ऊपर लिखी गई है द ओरियन। वेरी इंपॉर्टेंट तिलक की है ये भी। यहाँ पे लिखा गया आपका लाला लाजपत राय। दोस्तों लाला लाजपत राय की किताब है द अनहैप्पी इंडिया। द अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है, तो द अनहैप्पी इंडिया को लिखने वाला व्यक्ति है लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है, द अनहैप्पी इंडिया। दोस्तों 1894 में पीएनबी की स्थापना भी की थी इन्होंने लाहौर में, पंजाब नेशनल बैंक, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों लॉर्ड कर्जन लिखा गया। कर्जन वही व्यक्ति है जिसने बंगाल का विभाजन किया, और इसकी एक किताब है द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट किसने लिखी है, तो लॉर्ड कर्जन ने लिखी है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न की ओर, सुलेखन क्या होता है। दोस्तों सुलेखन मतलब सु मतलब सुंदर और लेखन मतलब लिखना, तो सुंदर लेखन को ही क्या कहा जाता है, सुलेखन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों इसका मतलब है, अंग्रेजी में नाम याद जरूर इसको याद रखिएगा, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या है, सुंदर लिखने की कला कैलीग्राफी कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है शिलालेख। अगर आपसे पूछा है एपिग्राफी क्या होता है, एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। याद रखना एपिग्राफी क्या है, शिलालेखों का अध्ययन होता है। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ पर मिला, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन वी, कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा ये राजस्थान में है, और कालीबंगा से काली चूड़ी भी मिली है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, कालीबंगा। बेंगल मतलब चूड़ी या कंगन, तो कालीबंगा राजस्थान में, और यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले। मोहनजोदड़ो, दोस्तों इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे। याद रखिएगा। दोस्तों मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली, नृत्य करती बालिका की मूर्ति, और ये जो बालिका की मूर्ति थी ये कांसे से निर्मित थी। याद रखिएगा। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी आपकी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जो बिना दुर्ग वाला था। याद रखिएगा, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु सभ्यता का नगर वो है आपका चन्हूदड़ो। बनावली, बनावली हरियाणा में है, याद रखना हरियाणा में है बनावली, और हरियाणा में राखीगढ़ी भी है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। दोस्तों कठोपनिषद कहाँ से लिया गया, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, यजुर्वेद से लिया गया है कठोपनिषद। दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा उपनिषद कितने हैं दोस्तों, टोटल उपनिषद माने गए हैं 108, और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों के अंत में जोड़े गए हैं, तो इनका नाम है वेदांत। याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है सामवेद। भारतीय संगीत का उद्गम जिस वेद से हुआ है वो सामवेद है। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। तो वह कौन सा शासक है जिसने कलिंग को मगध में मिलाया, तो दोस्तों ऐसा करने वाला शासक था महापद्म नंद। महापद्म नंद, इसने नंद वंश की स्थापना की, ये नंद वंश का संस्थापक है, और महापद्म नंद को
भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता किसे कहा गया? जवाब होगा आपका महापद्म नंद। दोस्तों इसने क्षत्रियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा अभियान किए और क्षत्रियों के खिलाफ अभियान करने के कारण इसको कहा गया दूसरा परशुराम। महापद्म नंद को क्या कहा गया है? दूसरा परशुराम कहा गया। ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो महापद्म नंद हैं इन्हें एकराट की उपाधि भी मिली है। एकराट किसे कहा गया है? महापद्म नंद को एकराट की उपाधि भी दी गई है। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा गया आपका अशोक। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। शिलालेखों का जनक अशोक है और अशोक ने 261 ईसा पूर्व में दया नदी के किनारे राजा खारवेल के साथ कलिंग का युद्ध लड़ा था। याद रखना, दया नदी के किनारे कलिंग का युद्ध लड़ा गया 261 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक इसने सांची का स्तूप भी बनवाया था और इसने जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में रुम्मनदेही स्तंभ भी बनवाया था। याद रखना, रुम्मनदेही स्तंभ कहाँ पर है? लुम्बिनी में है रुम्मनदेही स्तंभ। अशोक ने बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? दोस्तों कौन सा अभिलेख है जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख में इसकी विजय का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसकी कभी भाषा पूछे आपके एग्जाम में तो जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया। और जूनागढ़ अभिलेख को रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है। किसका है? रुद्रदामन। ये आप याद रखना, रुद्रदामन का शिलालेख भी कहा जाता है इसे, जूनागढ़ को ही। और ये जो रुद्रदामन है, जूनागढ़ शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि सुदर्शन झील बनवाई गई थी, तो ये रुद्रदामन का उल्लेख मतलब शिलालेख है रुद्रदामन। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है आपका जूनागढ़ अभिलेख। अच्छा, इसमें लिखा गया कौशाम्बी अभिलेख। दोस्तों कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि सम्राट अशोक की पत्नी थी करुबाकी ने इस शिलालेख की स्थापना करवाई थी। कौशाम्बी अभिलेख, इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। और सम्राट अशोक जिस पत्नी से ज़्यादा प्यार करता था वो करुबाकी थी और ये सांची की थी आपकी, याद रखिएगा। अगला, जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? दोस्तों जिले इलाही की उपाधि धारण करने वाला शासक है बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने जिले इलाही ये शुरू की थी। दोस्तों बलबन वही व्यक्ति है जिसने अपने शासनकाल में सिजदा व पैबोस, सिजदा का मतलब है कि आप सिर झुका के आएंगे और पैबोस मतलब आप पैरों को चूमेंगे, तो सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी बलबन ने। दोस्तों बलबन वही व्यक्ति है जिसने ब्लड और आयरन पॉलिसी स्टार्ट की थी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ये आप याद रखेंगे। खून और रक्त की नीति, मतलब खून और लोह की नीति, रक्त और लोह की नीति किसने स्टार्ट की थी? बलबन के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश का राजा है और इसे बचपन में अली गुरसब कहा जाता है, अली गुरसब। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो खिलजी है ये मार्केट रिफॉर्म के लिए बड़ा फेमस है भारत के अंदर। दोस्तों खिलजी ने दिल्ली में श्रीनगर की स्थापना की थी, श्रीनगर। और अभी जो तबला के महान संगीतकार हैं जाकिर हुसैन और एक अमजद अली खान, इनका भी अभी एक कंसोर्टियम होने वाला है। एक इनका मतलब वो है, क्या कह सकते हैं, तो वो श्री में ही होगा आपका, शायद कल या आज में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप जानना चाहें तो दिल्ली जा सकते हैं। उसके बाद में आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति है, उसका नाम है मलिक कफूर। और मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। 1000 दिनारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1000 दिनार में इसको खरीदा था। और मलिक कफूर जो है ये साउथ इंडिया तक जाने वाला पहला सेनापति था दिल्ली सल्तनत का। अगला यहाँ पे लिखा गया आपका मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, इसे रक्त पिपासु कहा गया है, रक्त पिपासु। और भारत में सबसे पहली सांकेतिक मुद्रा किसने शुरू की थी? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही सबसे पहली बार सांकेतिक मुद्राएं शुरू की गई हैं। इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू की गई। दोस्तों तुगलक के शासनकाल में एक यात्री आया था जिसका नाम था आपका इब्न बतूता। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया और इसने रहला नामक ग्रंथ भी लिखा था, रहला नामक ग्रंथ। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में
अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? दोस्तों भारत के बाहर जो पहली अस्थायी सरकार भारत की बनी वो वर्ष 1915 में बनी थी, राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में। तो ये जर्मनी के सहयोग से बनाई गई थी। 17 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जर्मनी। दोस्तों जर्मनी की राजधानी क्या है? वो बर्लिन है, बर्लिन। और जर्मनी की मुद्रा है यूरो। जर्मनी की संसद को बुंडसटैग कहा जाता है, याद रखिएगा। जर्मनी की संसद क्या है? बुंडसटैग। फ्रांस, यहाँ पे लिखा गया है फ्रांस। दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन आते हैं फ्रांस में, और फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसकी राजधानी क्या है फ्रांस की? पेरिस। और पेरिस कौन सी नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय भी है, OECD का मुख्यालय भी है, और पेरिस में FATF का मुख्यालय भी है। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे जापान लिखा गया। जापान की राजधानी टोक्यो है, और टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर है, और इसकी मुद्रा है येन। जापान की संसद को डायट कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और जापान में जो इसका नाम है वो है आपका निप्पन। जापान को निप्पन भी कहा गया, और निप्पन का अर्थ है उगते सूर्य की भूमि। उगते सूर्य की भूमि, ये जापान को ही कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे रूस लिखा गया। रूस की जो राजधानी है मॉस्को, मुद्रा रूबल, और संसद को ड्यूमा कहा जाता है। एक्चुअल में रूस की संसद का नाम फेडरल असेंबली है, और उसी का निम्न सदन है ड्यूमा। अगले प्रश्न की ओर। कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? दोस्तों जो कंचनजंगा है ये आता है आपका महान हिमालय या बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। और कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में है, भारत में, और सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है माउंट कंचनजंगा, याद रखेगा। दोस्तों माउंट कंचनजंगा जो है ये एक नेशनल पार्क भी है। इसका एक नाम और भी है, खंगचेंदजोंग, खंगचेंदजोंग नेशनल पार्क। ये माउंट कंचनजंगा नेशनल पार्क का ही दूसरा नाम है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। लाल पांडा का जो प्राकृतिक आवास है भारत में वो है आपका खंगचेंदजोंग नेशनल पार्क, और ये कंचनजंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, 2016 में कंचनजंगा को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, सिक्किम में है, याद रखिएगा। अच्छा, आउटर हिमालय क्या कहलाते हैं? आउटर हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? दोस्तों मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो चैनल है वो है आपका 8 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है 9 डिग्री चैनल, याद रखेंगे इसके बारे में भी। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका 10 डिग्री चैनल। तो कार निकोबार को अंडमान निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से अलग करता है, और वो है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे लिखा गया आपका ग्रैंड चैनल। दोस्तों जो ग्रैंड चैनल है ये ग्रेट निकोबार को अलग करता है सुमात्रा द्वीप से। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। सुमात्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया का द्वीप है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। बिहार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? दोस्तों बिहार जलप्रपात स्थित है टोंस नदी पर। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, टोंस नदी पर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात है उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। और ये भारत में कहाँ पर है धुआंधार जलप्रपात? दोस्तों धुआंधार जलप्रपात आपका है मध्य प्रदेश में जबलपुर में। जबलपुर में है आपका धुआंधार जलप्रपात, और ये नर्मदा नदी पर है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, इंद्रावती जलप्रपात भारत में किस नदी पर है और किस राज्य में है? इंद्रावती वाटरफॉल्स, सॉरी इंद्रावती वाटरफॉल्स नहीं है, उसका नाम है आपका चित्रकूट। चलो मैं ही बता देता हूँ, चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर, छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? दोस्तों लाल मिट्टी का लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है इसका सही जवाब। 22, कुल्सी एवं धनश्री किसकी सहायक नदी है? दोस्तों कुल्सी और धनश्री जो सहायक है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, और ये आपको मिलेगा कहाँ पर? तिब्बत में। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब नमचा बरवा को क्रॉस करके भारत में एंटर करती है तो वो अरुणाचल में आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी गंगा के साथ मिलकर सुंदरबन का डेल्टा भी बनाती है, याद रखना। और ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली।
माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा यमुना, यमुना की सहायक याद रखना, जैसे चंबल है, बेतवा है, केन है, ये सारी आपकी यमुना की सहायक हैं। ठीक है दोस्तों। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी निकलती है आपके महाबलेश्वर के पठार से, महाबलेश्वर का पठार कृष्णा नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो दोस्तों मैंने कल भी आपको एक ग्रेट लेक्स वाला मैप दिखाया था, तो ग्रेट लेक्स में जो मिशिगन झील थी, मिशिगन झील ये केवल अमेरिका के अंदर थी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, मिशिगन झील केवल एक देश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। फोकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? दोस्तों जो फोकलैंड जलधारा है ये कौन से महासागर की जलधारा है, ये हमें बताना है। तो इसके बारे में बता दूं, जो फोकलैंड की धारा है वो आपकी अटलांटिक महासागर की धारा है, याद रखिएगा। और ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर बहती है, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर बहती है फोकलैंड की धारा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका प्रशांत महासागर, दुनिया की सबसे गहरी जो खाई है वो है आपकी मैरियाना गर्त, और मैरियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है, याद रखना। दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच। अच्छा यहाँ पे लिखा गया हिंद महासागर। दोस्तों हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर है, मतलब इंडिया के नाम पर, इंडियन ओशियन। और हिंद महासागर की सबसे गहरी जो मतलब बिंदु है, सबसे गहरा बिंदु, वो है आपका जावा, जावा गर्त। और जावा गर्त का ही नाम है सुंडा, जावा गर्त को ही सुंडा ट्रेंच कहा जाता है। ये हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, ये आप याद रखिएगा। हिंद महासागर, इसमें अगुलहास की धारा भी है, मोजाम्बिक की धारा है, मेडागास्कर की धारा है, ये सारी गर्म जल धाराएं हैं हिंद महासागर की। इसमें लिखा गया आपका अटलांटिक महासागर। दोस्तों अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है प्यूर्टो रिको, ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट इसमें अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी आपका 1983-84 में। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। दोस्तों हम बात करें हरित क्रांति, तो हरित क्रांति इसका अन्य नाम है HYBP। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, इसे कहा जाता है HYBP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, ये भी आप याद रखना। और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया गेहूं और चावल की खेती पर, सबसे ज़्यादा हमने उत्पादन में वृद्धि की गेहूं और चावल में, याद रखिएगा। दोस्तों हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? तो हरित क्रांति शब्द दिया है विलियम गैड ने, विलियम गैड, ये मैक्सिको के हैं, एक कृषि वैज्ञानिक है विलियम गैड, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ था? 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति का उद्देश्य है नई नई तकनीक, नई नई कृषि यंत्रों का प्रयोग कर या उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग कर खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, कुछ जो स्पोर्ट के क्वेश्चन है, स्टैटिक स्पोर्ट, तो उसमें देखते हैं खेलों से जो क्वेश्चन आपके SSC GD के एग्जाम में आएंगे। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है कि हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों जो हॉफमैन कप है ये टेनिस से संबंधित है, सही जवाब होगा आपका टेनिस। अगला है आपका डिफेंडर और रेडर, हालांकि यहाँ पे कोमा होना चाहिए, डिफेंडर और रेडर किस खेल से संबंधित शब्दावली हैं? दोस्तों रेडर और डिफेंडर जो हैं ये कबड्डी के लिए होती हैं। कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी? 7, और कबड्डी के मैच की अवधि कितनी होती है आपकी? 40 मिनट होती है, याद रखिएगा। और 2025 का कबड्डी वर्ल्ड कप होगा इंग्लैंड में। अगला राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। दोस्तों जो गोल्फ का मैदान है उसको कोर्स कहा जाता है, याद रखना, कोर्स। अगला, कौन से ग्रैंड स्लैम को रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा ग्रैंड स्लैम है जिसे रोलैंड गैरोस कहा जाता है? फ्रेंच ओपन को क्या कहा जाता है? रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, ये अच्छा है, ये आप याद रखिएगा, ये इस बार SSC GD में आएगा कि वॉलीबॉल को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो वर्ष 1964 के टोक्यो ओलंपिक में वॉलीबॉल को शामिल किया गया था ओलंपिक में, याद रखेंगे। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग महासंघ, जिसको बोलते हैं ISSF,
इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग महासंघ का मुख्यालय आपका म्यूनिख जर्मनी में, याद रखिएगा म्यूनिख जर्मनी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था 23 जून 1894 और इसका मुख्यालय लॉजेन में है, स्विट्जरलैंड लॉजेन। तो दोस्तों ये था आज का SSC GD का मॉक टेस्ट और इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिएगा। तो जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।